हो गई ना स्टार्ट? हो गई। चलिए, इन द लास्ट क्लास मैंने डिस्कस किया था कैंसर बायोलॉजी के अंदर जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कैंसर बायोलॉजी क्या है, क्या काम करता है, क्या किसकी वजह से, व्हाट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है। एंड प्राइमरी कैंसर, सेकेंडरी कैंसर, इनमें क्या फ़र्क होता है, किन किन टिश्यू से इट कैन बी ओरिजिनेटेड, हमने उसके बारे में थोड़ी सी बात की थी। इट कैन बी ओरिजिनेटेड किसी भी टिश्यू के अंदर, अगर वो एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है तो उसको कार्सिनोमा बोलते हैं। अगर वो किसी सपोर्टिंग टिश्यूज़ के थ्रू जनरेट होता है जैसे कि सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, सपोर्टिंग टिश्यू से होता है तो उसको बोलते हैं सार्कोमा। लिम्फोमा होता है इम्यून सेल्स का कैंसर, कैंसर जो कि इम्यून सेल्स की वजह से होता है, ठीक है। एंड ल्यूकीमिया जो होता है वो ब्लड कैंसर। तो दीज फोर टाइप्स हमने बात करी थी कि कैंसर जो है इन चार तरीकों का हो सकता है। अब इनके अंदर खुद इनकी सब टाइप्स हैं, ठीक है। कार्सिनोमा अलग, कार्सिनोमा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, लंग कैंसर, कौन सी एपिथेलियल सेल की कौन सी लेयर के थ्रू कैंसर निकल रहा है उसके बेसिस पे हम इसको फर्दर सब डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। बट जो ओवरऑल चार कैटेगरीज हैं वो ये चार ही हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकीमिया, ठीक है। फिर हमने बात की थी प्लांट्स के अंदर कौन से कैंसर होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो कैंसर होता है दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के थ्रू वजह से होता है, ठीक है। जो कि नाम क्या है उसका, उसका नाम है क्राउन गॉल डिसीज। प्लांट के अंदर एक कैंसर ट्यूमर इंड्यूसिंग डिसीज है, ठीक है। जो कि किसकी वजह से हो रही है, टीआई प्लाज्मिड के तरीके से हो रही है। आई गेस ये पूरा टीआई प्लाज्मिड, टीडीएनए, वेयर रीजन, ये तो मैं ऑलरेडी जागृति मैम ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बताया था, ये उसकी एप्लीकेशन है। कैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस को आरडीटी रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें बताई गई थी, ओके। सर हाँ जी बोलो। सर वो जो दो केमिकल रिलीज होते हैं उसका नाम थोड़ा बोल देंगे जो कट होने से यहाँ पे। कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं? नहीं सर, ये जो एग्रोबैक्टीरियम डोमिफिशियंस में जो कि बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है वो हाँ, वाला उसका नाम क्या? कीमोकाइंस, कीमोकाइंस थे ना उनको, कीमोकाइंस बोलते हैं जो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करते हैं। वैसे इन दे सीक्रेट ओपाइंस, मतलब उन उन ऐसे सब्सटेंसेस को जो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कीमोकाइंस, ठीक है। उनमें से कुछ जो हैं उनका हम बोलते हैं ओपाइंस, राइट। वन क्लास ऑफ कीमोकाइंस इज ओपाइंस, ठीक है। और ये हैं सारे कौन कौन से ओपाइंस को प्रोड्यूस करते हैं, नोपालीन, ऑक्टापीन, एग्रोपीन, ये हैं तीन कैटेगरी। ओपाइंस के बेसिस पे हम एग्रोबैक्टीरियम को क्लासिफाई करते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा ओपाइन प्रोड्यूस कर रहा है जो कि कार्सिनोजन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कैंसर के अंदर कैसा टिश्यू ग्रोथ, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ होती है। ऑटोनोमस सेल डिवीजन माने कि सेल डिवीजन क्या हो रही है, अपने आप हो रही है, ठीक है। सेल डिवीजन इज गोइंग ऑन अपने आप, ठीक है। कोई म्यूटेशन की वजह से सेल साइकिल को कोई रोकने के लिए नहीं है, इस वजह से सेल डिवीजन जो है वो ऑटोनोमस हो गई। ऑटोनोमस मीन्स अपने आप, ऑटोमेटिकली, ठीक है, ओके। ये बेसिक डिफरेंस जो है ये हमने ध्यान कर रखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूमर सेल जो है इट्स नॉट नेसेसरली कि ये हमेशा नॉर्मल सेल से ज़्यादा डिवाइड करेंगे, नॉर्मल सेल से तेज डिवाइड करेंगे, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। देर आर कैंसर सेल्स जो कि नॉर्मल सेल से धीरे डिवाइड करते हैं, ठीक है, पहला डिफरेंस। सेकंड इज ट्यूमर सेल्स के अंदर क्या चीज लॉस्ट होती है, द बैलेंस बिटवीन द सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन इज लॉस्ट। जो सेल डिवाइड होना होता है और जो सेल डिफरेंशिएट होना होता है उनके बीच में जो एक बैलेंस है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से सेल डिवाइड तो होता रहता है लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं होता जिस पर्टिकुलर सेल टाइप में उसको डिफरेंशिएट होना, जिस वजह से मास ऑफ सेल इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा एक मास इकट्ठा हो जाता है और उस टाइप के मास को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। अब ये मास ऑफ सेल्स अगर पड़ा रहेगा एक जगह पे, वो एक ही जगह पे लोकलाइज्ड है, ऐसे मास ऑफ सेल, ऐसे ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर। ऐसे ट्यूमर को हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर विच इज अ लोकलाइज्ड वन, ठीक है। एंड अगर वो बेनाइन ट्यूमर जो है वहीं से कुछ मास ऑफ सेल्स ये प्राइमरी जगह से उठ के कहीं और चले गए, that is called as a secondary tumor, and this process
of transferring या उस of spreading a primary tumor to different other tissues जहाँ पे वो originate नहीं हुआ है but आया है कहीं और से आया है, that is called as a malignant tumor। तो इसको हम बोलते हैं malignant tumor, इसको बोलेंगे benign tumor। ठीक है, लेकिन malignant tumor कब होगा? जब मेटास्टेसिस का प्रोसेस होगा। तो दैट मीन्स मेटास्टेसिस विल बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। मेटास्टेसिस क्या हो गया? मेटास्टेसिस का सिंपल मतलब है कि स्प्रेडिंग ऑफ अ प्राइमरी ट्यूमर रिजल्टिंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंडरी ट्यूमर, दैट इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये हमने बेसिक इन थोड़ी चीज़ों के बारे में बात किया था। रिकॉर्डिंग देख सकते हो, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ज़्यादा पढ़ाया नहीं था, 1 घंटे की क्लास ली थी, ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ाया था, 1 घंटा भी पूरा नहीं था, शायद 15 मिनट्स ही थी। ठीक है, ओके। अब आज हम अपनी क्लास नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं, क्लास 2, टुडे इज 22 मार्च। ओके, चलिए ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं एक कैंसर सेल में और एक नॉर्मल सेल में। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ कैंसर सेल एंड अ नॉर्मल सेल एंड हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश, कैसे हमको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर सेल जो है वो कैंसर सेल है, नॉर्मल नहीं है। राइट, उसमें क्या चीज़ ऐसी एक्स्ट्रा हो रही है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ओ ये कैंसर सेल है, ये नॉर्मल सेल नहीं है। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में मैंने बात किया था कि आपका जो सेल का बैलेंस है किसके बीच में, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन में, वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, द बैलेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इज लॉस्ट। ठीक है, सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बीच में जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है, जिस वजह से कैंसर की होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत हाई चांस पे बढ़ जाती है। राइट, अच्छा, अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम समझते हैं कि इन केस ऑफ नॉर्मल सेल डिवीजन, नॉर्मल सेल डिवीजन क्या होता है? नॉर्मल सेल डिवीजन होगा कि जितना जब सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मिलेगा, ठीक है, और वो तब डिवाइड करेगा। तो जब वो डिवाइड करता है तो कौन सी क्या रिक्वायरमेंट होती है उसको डिवाइड करने की? एक बेजल लेयर होती है सेल की, एक सेल की एक क्या होती है? बेजल लेयर। दैट मीन्स जिसके ऊपर वो अटैच है, ये है आपकी बेजल लेयर। ठीक है, बेजल लेयर में कितने सेल्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 सेल्स हैं। अगर 6 से ज़्यादा सेल हुए तो हम उसको क्या बोलेंगे? देयर इज एन एक्सेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। अगर 6 सेल बन रहे हैं, अब सपोज ये सेल की ये डेथ होने वाली है, इसका सारा काम हो गया, ओल्ड हो गया सेल, सारा काम फंक्शनिंग धीरे धीरे खत्म हो रही है, सेल ओल्ड हो रहा है, तो ये सेल क्या हो गया? ये डेड हो जाएगा। इसकी जगह पे एक और सेल आ जाएगा, बस ऐसे करके प्रोजेनिटर सेल से ये रिप्लेनिश होते रहेंगे। ठीक है, ये खत्म उसकी जगह एक और, ये खत्म उसकी जगह कोई और भेज दिया जाएगा। तो बेसल लेयर को मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, तो जब बेसल लेयर डिवाइड होती है, दो डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, बेसल सेल की लेयर, सपोज ये बेसल सेल की लेयर है, इसने अब डेड होना है, तो ये दो सेल्स को बनाएगा। किसको बनाएगा? टू डॉटर सेल्स बनाएगा। सो दिस इज अ बेसल लेयर, दिस बेसल लेयर डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, ये फर्स्ट डॉटर सेल और ये सेकेंड डॉटर सेल। ठीक है, अब जो फर्स्ट डॉटर सेल है वो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को रिटेन रखती है। दैट मीन्स इट बिहेव्स एज स्टेम सेल, बिहेव एज स्टेम सेल। दैट मीन्स वो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को रखती है, साथ में डिफरेंशिएट होने की कैपेबिलिटी को भी रखती है। ठीक है, और जो सेकंड वाला है, जो ये सेकंड सेल डिवाइड हुआ, ये डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंशिएट इनटू बेसल सेल। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी है। 4 ईंटें पड़ी हुई हैं, ठीक है, 4 ब्रिक्स पड़ी हैं। ठीक है, एक ब्रिक के ऊपर क्रैक आ गया, वो 2 पार्ट्स में टूट गई। ठीक है, उसमें से एक ब्रिक ने अपने आप को पूरा रीजनरेट कर लिया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? वो स्टेम सेल की तरह भी काम कर रही है और वो डिफरेंशिएट भी हो सकती है इन अ कंप्लीट ब्रिक। ठीक है, वो कंप्लीट ब्रिक में बदल सकती है, लेकिन वो स्टेम सेल की तरह काम कर रही है। वो एक स्टोर हाउस क्या है?
कि जब फिर से किसी को कुछ खराबी होगी, सपोज ये सेल खराब हो जाएगा, तो ये डिवाइड कर जाएगा और डिफरेंशिएट कर जाएगा एक बेसल सेल में और फिर से एक स्टेम सेल में। तो एक सेपरेट आपके पास सामान ऑलरेडी बैकअप में पड़ा है, ठीक है। एंड जैसे जैसे सेल्स बढ़ते रहते हैं, सेल्स अब ये नॉर्मल बढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े तो बढ़ेंगे सेल्स, ठीक है। तो ये बेसल एक लेवल है, इसके आगे सेल नहीं जाएगा, मतलब ये आपकी एक बेसल लेयर क्रिएट हो गई, ठीक है। सपोज आपकी कौन सी लेयर है, आपकी यूट्रस की कोई लेयर है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम की ये लाइनिंग है, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग इतनी बहुत है, ठीक है। आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो लेयर है, राइट, जो भी आपके एपिथेलियल लेयर्स हैं वो इतने बहुत हैं। अगर एक्सेस में एपिथेलियल सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे तो वो कैंसर की ओर इशारा करते हैं, राइट। तो ज्यादा एपिथेलियम भी नहीं बनना चाहिए, कम एपिथेलियम भी नहीं बनना चाहिए, एक बैलेंस बनना चाहिए, जिसको हम उस बैलेंस टाइप नंबर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एक लेयर, बेसल लेयर, ठीक है। और बेसल लेयर कैसे बनते हैं, बेसल लेयर बनते हैं जब उनका एक बेसल लेयर का सेल डिवाइड होता है, दो डॉटर सेल में बनेगा, एक डॉटर सेल एबिलिटी को रिटेन रखता है जो कि डिवाइड कर सकता है, वेयर एज जो दूसरा डॉटर सेल है जो बना है वो न्यू सेल्स को, जो पुराने सेल्स हैं उनको रिप्लेस करके दे डिफरेंशिएट इनटू अनदर बेसल सेल, ठीक है। वो बेसल सेल को इस वाले, क्योंकि ये खराब हो गया है, वो इसी को रिप्लेनिश करके अपनी जगह ले लेगा, उसको हटा के, वो सेल डेड होने वाला है उसकी जगह, जैसे स्किन सेल्स हैं, आपकी स्किन बार बार शेड होती रहती है, स्किन सेल्स हटते भी रहते हैं और नए स्किन सेल्स आते भी रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा स्किन आपके ऊपर आ जा रहा है, आ जा रहा है, आ जा रहा है, राइट। स्किन सेल्स आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, राइट, लेकिन एक इतना ज़्यादा मास नहीं क्रिएट हो रहा। आपकी स्किन पहले इतनी सी है, राइट, अब ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली लेयर खत्म होती जा रही है और नीचे से लेयर जो है वो ऐड होती जा रही है। तो ये एक इतनी कांस्टेंट जो चीज है, जो कांस्टेंट थिकनेस है वो मेंटेन है, ऐसा नहीं है। तो कैंसर कब होगा, कैंसर तब होता है जब ये ऊपर वाला डिफरेंशिएट तो हो ही रहा है, ये तो नॉर्मली खराब हो रहा है, लेकिन नीचे से बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है, एक्सेस में सेल डिवीजन हो ही जा रही है और डिफरेंशिएट नहीं हो रही, लेकिन ठीक है, मीन्स वो सेल कैंसर से, मतलब वो आपकी ऊपर की लेयर में नहीं बन रहा है, वो इन्हीं स्टेम सेल्स के अंदर ही क्रिएट हो जा रहे हैं। डॉटर सेल्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ स्टेम सेल को क्रिएट कर रहे हैं, वो बेसल सेल में डिफरेंशिएट हो ही नहीं रहे। तो इतने सारे स्टेम सेल्स हो जाते हैं जो फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं स्टेम सेल्स के अंदर, फिर ये फर्दर स्टेम सेल्स में, तो इतने सारे स्टेम सेल्स हो जाते हैं ताकि एक ट्यूमर जैसी ग्रोथ हो जाती है। और इसको कैसे पता चलता है, ये पता चलता है क्योंकि स्टेम सेल की जो शेप है और जो डिफरेंशिएटेड सेल की जो शेप है वो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे जैसे सेल्स ऊपर आएंगे इनकी शेप जो है वो चेंज होती है, दैट मीन्स ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं। अब स्टेम सेल से ये कहाँ जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक बेसल सेल बना रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक हो रहे हैं, ठीक है, और इनकी शेप चेंज होने लगती है थोड़ी सी, ठीक है। दे स्टार्ट सिंथेसाइजिंग अ प्रोटीन कॉल्ड एज केरेटिन प्रोटीन, दे स्टार्ट सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन कॉल्ड एज केरेटिन। तो अगर किसी सेल के अंदर केरेटिन बन रहा है, दैट मीन्स इट इज अंडरगोइंग अ डिफरेंशिएशन प्रोसेस, इट इज अंडरगोइंग अ डिफरेंशिएशन प्रोसेस, एंड सेल की शेप चेंज होती है और उसको डिफरेंशिएशन मिल जाती है और वो सेल जो है एक स्पेसिफिक सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स जो हैं वो आपके इंक्रीज नहीं हो रहे, 10 सेल बन रहे हैं उसी टाइम पे 10 सेल हट रहे हैं, तो कांस्टेंट हो गया नंबर। सपोज आपके पास में 50 सेल हैं टोटल, ठीक है, आपके स्किन के अंदर टोटल 50 सेल हैं, ठीक है। अब इसमें से 10 चले गए, डेड सेल हो गए, 10 जो है वो माइनस हो गए, एट द सेम टाइम स्टेम सेल से 10 सेल नए और बन गए, तो कांस्टेंट रहा, कोई वैल्यू 50 सेल्स में कोई चेंज नहीं, थिकनेस में कोई चेंज नहीं आया। ये होती है नॉर्मल सेल डिवीजन, ये होती है नॉर्मल सेल डिवीजन, जिसमें 10 सेल्स जो हैं वो बन रहे हैं, एट द सेम टाइम 10 सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं या डिग्रेड हो रहे हैं, हट रहे हैं, ठीक है, खराब हो गए, मर गए, जिसकी वजह से अब उनको रिप्लेनिश किया जा रहा है, अच्छा सेल कम हो गए तो अब वापस भेजो, ऐसे करके। तो एक बैलेंस को मेंटेन किया गया डिफरेंशिएशन में, सो दिस इज डिफरेंशिएशन,
एंड दिस इज आपका जो डिलीट हो रहा है, हट रहे हैं सारे सेल्स, रिमूव, जो आपका शेडिंग हो रही है, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। इन केस ऑफ ट्यूमर सेल्स व्हाट हैपन, ये नॉर्मल सेल डिवीजन। इन कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स में क्या हो रहा है, कैंसर सेल्स के अंदर जब बेसल लेयर डिवाइड करती है, अभी मैंने आपको बताया जैसे ही ये बेसल लेयर जो है ये डिवाइड करेगी, क्या होगा, दो डॉटर सेल तो बनेंगे, दोनों डॉटर सेल बनेंगे, 1 भी बनेगा और 2 भी बनेगा, लेकिन इनमें से कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होता, इनमें से कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होता। दोनों के दोनों क्या बनेंगे, स्टेम सेल्स, दोनों के दोनों स्टेम सेल बनेंगे, कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होगा, मींस वो स्पेसिफिसिटी नहीं आएगी। दैट मींस अगर 50 थे, ठीक है, टोटल 50 स्किन सेल्स थे, ठीक है, जिसमें से अब क्या हो गया, जिसमें से 10 सेल्स जो थे वो किसी डिग्रेडेशन, उनमें सेल्स में अंदर कुछ खराबी आ गई, कुछ हो गया तो वो डिग्रेड हो गए, वो हट गए, रिमूव हो गए। अब स्टेम सेल्स जो थे उनको 10 स्किन सेल्स में बनाना था, 10 प्लस करने थे, लेकिन 10 की जगह पे 20 स्टेम सेल्स प्रोड्यूस हो गए, डिफरेंशिएट नहीं हुए, दे आर नॉट रिप्लेनिशिंग। 50 स्किन सेल्स ये डिफरेंशिएट नहीं हुए, ये स्टेम सेल खुद में डिवाइड हो गए, क्योंकि एक इसमें डिफरेंशिएट हो गया था, एक रह गया था एज अ डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है। अब इस कैंसर सेल में क्या हुआ, कैंसर सेल के अंदर कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो 10 ये बने, 10 ये बने, 20 सेल्स हो गए टोटल, 20 स्टेम सेल प्रोड्यूस हुए। सिमिलरली यही 20 स्टेम सेल फिर से डिवाइड होंगे, कभी ना कभी तो डिवाइड होंगे, तो दे आर नॉट डिफरेंशिएटिंग, ये फिर से 1 और 2 में डिवाइड होंगे, लेकिन ये फिर से डिफरेंशिएट, कैंसर स्किन सेल्स को रिप्लेनिश नहीं कर रहे, ये खुद ही ग्रो हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं, ये रिप्लेनिश नहीं कर रहे, सेल डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, डिवीजन जो है वो हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, ठीक है। ये फिर से स्टेम सेल बने, तो अब 20 स्टेम सेल्स थे, ठीक है, तो अब कितने हो जाएंगे, अब 40 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करते करते जो क्वांटिटी जो है वो बढ़ती रहेगी, क्यों, क्योंकि दोनों की एबिलिटी है, दोनों स्टेम सेल हैं तो ये भी डिवाइड कर सकता है, ये भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी सेल ने डिफरेंशिएट कर दिया, इस सेल ने डिफरेंशिएट कर दिया, अब ये डिवाइड नहीं कर सकता, नो डिवीजन, नो सेल डिवीजन, इसकी अब रिप्लेनिशमेंट ही होएगी, अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते आप। डिवाइड कौन होएगा, सिर्फ स्टेम सेल होगा। लेकिन अगर दोनों ही स्टेम सेल बन गए, अगर सपोज दोनों ही स्टेम सेल बने तो दोनों डिवाइड करेंगे, तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ स्टेम सेल प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, जिस वजह से क्या होगा, बैलेंस लॉस्ट हो जाएगा सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन में, जिसकी वजह से बहुत सारे मास ऑफ डिवाइडिंग सेल प्रोड्यूस होगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, 20 सेल्स, 40 सेल्स, एंड दैट टू कौन से सेल्स है, ये डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं है, ये वो सेल्स हैं जो कि एक्सेस डिवाइड हो जा रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं हो रहे स्पेसिफिक सेल टाइप में, वो डिवाइड ही हो रहे हैं, उनका काम ही क्या है, सिर्फ डिवाइड होना। दे आर नॉट डिफरेंशिएटिंग इनटू अ स्पेसिफिक सेल टाइप टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, दे आर ओनली डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग, उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं हो रहे। तो मास ऑफ सेल्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, मास ऑफ डिवाइडिंग सेल्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से मास ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, जैसे ही मास ऑफ डिवाइडिंग सेल शुरू होगा, टिश्यू को ये डिसरप्ट कर देंगे, फट के बाहर आ जाएगा, इतना ज्यादा गुच्छा क्रिएट हो जाएगा, बहुत मोटे मोटे सेल्स बना देंगे, गुच्छे बना देंगे, ठीक है। इवन ये टिश्यू को डिसरप्ट कर सकते हैं, टिश्यू से बाहर आ सकते हैं, हार्ट टिश्यू के अंदर अगर कहीं ट्यूमर है तो वो बहुत इतना बड़ा हो जाएगा कि वो आपके सराउंडिंग ऑर्गन्स को भी खराब कर सकता है, लंग्स, किडनी, इन सब को भी हार्म करेगा, ठीक है। और इसी मास ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर, और इन साइंटिफिक टर्म इट इज कॉल्ड एज नियोप्लाज्म, इन साइंटिफिक टर्म ट्यूमर इज कॉल्ड एज नियोप्लाज्म, ठीक है। सो ट्यूमर क्या है, ट्यूमर इज अ डिवाइडिंग मास ऑफ कंटिन्यूअस अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ट्यूमर क्या है, इट इज अ डिवाइडिंग मास ऑफ कंटिन्यूअसली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हो रही है, किसकी, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की, जिस वजह से एक मास ऑफ सेल्स क्रिएट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
ट्यूमर बोलते हैं। और इसी ट्यूमर की वजह से क्या होगा, कैंसर होगा। तो अभी ये ट्यूमर है, अभी ये कैंसर नहीं है, अभी ये ट्यूमर है सिर्फ। अगर आपका मेलिग्नेंट है, अगर आपका बिनाइन ट्यूमर है, तो हम उसको कैंसर नहीं बोलते। कैंसर की दो रिक्वायरमेंट होती हैं, तभी वो कैंसर कहलाया जाता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। जब कोई स्पेसिफिक ट्यूमर स्प्रेड होता है, उस टाइम पे हम कैंसर बोलते हैं। तो ये पहली रिक्वायरमेंट किसी चीज को कैंसर कहने के लिए। एंड सेकेंड चीज इज द अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि स्प्रेड हो गया तो उसके बाद डिवाइड होना बंद कर देगा, डिवाइड वो फिर भी होगा। तो डिवीजन होती रहनी चाहिए और स्प्रेडिंग भी होनी चाहिए। जब स्प्रेडिंग होगी उसी टाइम पे हम पर्टिकुलर टिश्यू को या पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर बोलते हैं कि हाँ जी भैया ब्रेन कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ये कैंसर हो गया। दैट मीन्स वो प्राइमरी जगह से नहीं आया, वो किसी और जगह से आया है। राइट, आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, वहां पे कुछ सेल्स जो है वो ग्रो हुए, मास ऑफ सेल्स इकट्ठा हुआ, दैट इज अ ट्यूमर। अब ये मास ऑफ सेल्स आपके हार्ट से ट्रेवल करके कहाँ गया, ब्रेन में गया। ठीक है, तो मास ऑफ सेल स्प्रेड हो गया। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा गुच्छा उठ के चला जाएगा, सिर्फ 2 सेल, गिनती के 2 सेल 3 सेल चले जाएंगे। यहाँ पे सपोज 1000 सेल्स हैं, तो यहाँ सिर्फ 10 जाएंगे, 10 सेल्स। लेकिन ये जो 10 सेल्स गए हैं, इनकी कैपेबिलिटी क्या है, इनकी कैपेबिलिटी भी क्या है, दे आर अनडिफरेंशिएटेड डिवाइडिंग सेल्स। ये क्या है, ये अनडिफरेंशिएटेड डिवाइडिंग सेल्स है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रेन से उठ के कहीं किडनी पे चले जाएं। यहाँ से 10 सेल्स थे, यहाँ 6 यहाँ चले गए। तो हर जगह पे ट्यूमर क्रिएट हो रहा है, ट्यूमर ट्यूमर ट्यूमर। तीनों को इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे। लेकिन जब ये सारे इकट्ठे मिलके इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शन को सप्रेस करते हैं, काम नहीं करने देते, नॉर्मल सेल्स का न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके खुद डिवाइड होते हैं, एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट इज कॉल्ड एज अ कैंसर। उससे पहले ये चीज कैंसर नहीं है, उससे पहले ये सब क्या है, ये सारे ट्यूमर्स, छोटे छोटे ट्यूमर्स हैं। ठीक है, ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस, बट ऑल कैंसर्स हैव सर्टेन ट्यूमर्स। सारे ट्यूमर्स कैंसरस नहीं होते, लेकिन जितने भी कैंसर्स हैं उनके अंदर ट्यूमर्स 100% होगा ही होगा। स्प्रेडिंग ट्यूमर्स, स्प्रेडिंग ट्यूमर हमेशा होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? जी सर बोलो। सर मतलब स्टेम सेल से ही ट्यूमर होता है ना? क्या चीज? स्टेम सेल से ही ट्यूमर होता है? हाँ, स्टेम्स, देखो एग्जैक्टली स्टेम सेल्स नहीं है। स्टेम सेल्स तो वो टर्म है जो कि किसी चीजों को गिव राइज कर रही है। सपोज ए जो है वो बी को बी बना रहा है, बी डिवाइड करके सी बनाएगी, सी डिवाइड करके डी बनाएगा। तो जो ए है वो आपका मेन स्टेम सेल है, इसको बोलोगे स्टेम सेल। ठीक है, जो सबसे, सर क्योंकि मतलब उसने बी को भी बनाया, उसने सी को भी बनाया, उसने डी को भी बनाया। ठीक है, तो उस ए ने, ए जो है वो खुद में भी डिवाइड हो रहा है और साथ में बी में डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, बी में डिफरेंशिएट कर रहा है, लेकिन बी सेल्स के पास भी कैपेबिलिटी है, जो ये डी वाला होगा ना, ये डिवाइड नहीं कर सकता। ये जो डी है ये डिवाइड नहीं कर सकता, ये आगे ई नहीं बना सकता। तो इस सेल को हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। इस सेल को हम बोलेंगे डिफरेंशिएटेड सेल। ये सारे डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं है, ये सारे स्टेम सेल्स ही हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद भी डिवाइड हो रहे हैं और आगे वाले को भी बना रहे हैं। ये आगे वाले को भी बना रहे हैं और खुद भी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन डी क्या कर रहा है, डी सिर्फ नो सेल डिवीजन ओनली फंक्शन, सिर्फ काम कर रहा है। देयर इज नो सेल डिवीजन, डी ई को नहीं बना सकता, इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं हो रही है। ठीक है, तो कैंसर जो आ सकता है वो ए बी सी की वजह से आएगा, डी की वजह से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डी तो डिवाइड कर ही नहीं सकता। डी डिवाइड ही नहीं करेगा तो मास ऑफ सेल्स कैसे क्रिएट होगा? मास ऑफ सेल किससे क्रिएट हो सकता है? या तो ए से, या तो बी से, या तो सी से। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? सबसे ज्यादा कौन डिवाइड हो रहा है? ए डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बी भी बनाना है, सी भी बनाना है और डी भी बनाना है। बी को क्या क्या बनाना है? बी को सिर्फ सी और डी बनाना है, और सी को क्या बनाना है? सिर्फ डी बनाना है। तो ये कम डिवाइड होगा, ये ज्यादा डिवाइड होगा, सबसे ज्यादा ये डिवाइड होगा।
तो जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होने की वो ए की है, उसके बाद बी की है, उसके बाद सी की है। डी तो डिवाइड ही नहीं कर रहा, तो वो कैंसर सेल बना ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि सारे कैंसर सेल्स स्टेम सेल से आते हैं, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज राइट। आपके बी सेल और ये जो बी सेल इम्यूनोलॉजी वाला नहीं है, ये बी और सी जो यहाँ लिखा है, बी और सी ये दोनों भी कैंसर हो सकते हैं, ये दोनों भी ट्यूमर बना सकते हैं। ए के तो बहुत ज्यादा चांस है, बट बी और सी भी कैंसर बना सकते हैं, ट्यूमर बना सकते हैं। ठीक है, सर मतलब सबका स्टेम सेल अलग अलग होता है ना, तो हार्ट का स्टेम सेल जाके ब्रेन में कैसे ट्यूमर फॉर्मेशन करेगा? उसी को नहीं, स्टेम सेल सी उनके अंदर सिर्फ डिवीजन की कैपेबिलिटी है, फंक्शन तो वो कर ही नहीं रहे, फंक्शन नहीं कर रहे, उनका कोई फंक्शन नहीं हो रहा। मैं किसी सेल को तो फिर हम कल्चर में ग्रो करता हूँ, वो कैसे ग्रो करता हूँ? मैंने स्किन सेल निकाला अपनी बॉडी में से और मैंने उसको प्लेट में ग्रो किया लैब के अंदर, वो कैसे ग्रो हुआ? जैसे यहाँ ग्रो हुआ वैसे ब्रेन में ग्रो होगा स्किन का सेल। बॉडी कैंसर सेल्स अपने न्यूट्रिशन खुद ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के यूज करते हैं ताकि वो डिवाइड होए। ठीक है, कैंसर सेल को न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म जो है, जो आपका ग्लाइकोलिसिस है, जो भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं, वो 10 टाइम्स फास्ट चलते हैं। किस लिए चलते हैं? ताकि वो न्यूट्रिशन को कैप्चर कर सके। आपके नॉर्मल सेल से न्यूट्रिशन उठा के खुद ले लेते हैं ताकि वो डिवाइड करते रहे करते रहे करते रहे। ठीक है, तो उनका किसी सराउंडिंग टिश्यू से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ब्रेन के साथ में बैठ के ब्रेन सेल बन जाएंगे, स्किन सेल ब्रेन सेल नहीं बन जाएगा, वो बस ब्रेन में जाके स्किन सेल जो है वो प्रोलिफरेट हो रहा है, वो डिवाइड होना शुरू हो गया है। और वो डिवाइड क्यों हुआ, ब्रेन में कैसे गया? ब्रेन में इसीलिए गया, क्यों? क्योंकि अब ये मास ऑफ सेल है, ये ऐसे गुच्छा बना हुआ है, अंगूर है, ठीक है, अंगूर का गुच्छा है, ग्रेप्स का गुच्छा बना हुआ है पूरा ये। ठीक है, उसमें से एक अंगूर टूट गया, एक अंगूर टूट गया, ये आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल है। एक अंगूर का गुच्छा टूट गया, उसमें से एक अंगूर गिर गया, ये ब्लड वेसल में गिर गया, अब ये चला गया कहीं पे, ये आपकी किडनी है, ये आपकी किडनी है, यहाँ पे जाके बैठ गया। अब वो इन सेल से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगा जो उसके पास में होगा। यहाँ तो सेल नॉर्मल है, किडनी के ऊपर तो सेल तो नॉर्मल है, ठीक है, तो ये अब इनसे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगा और ये यहीं पे ग्रो होना शुरू हो जाएगा किडनी के ऊपर ही, और धीरे धीरे किडनी को भी अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसी से तो न्यूट्रिशन लिया, किडनी सेल्स खुद कम बनने शुरू हो गए, जिससे न्यूट्रिशन लिया उसका न्यूट्रिशन तो खत्म हो गया ना, तो किडनी भी डिग्रेड हुई, ट्यूमर बन भी गया, ट्यूमर खुद बड़ा भी हो गया, जिस वजह से प्राइमरी, ये बोलते इसी को बोलते हैं प्राइमरी ट्यूमर, जो कि स्टार्ट हुआ जहां से ओरिजिन है कैंसर का, ट्यूमर का, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर। इस पूरे प्रोसेस को जो ये ब्लड वेसल से मूव किया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी। एंड जब ये सेकेंड ट्यूमर बन जाता है तब बोलते हैं कि जो ट्यूमर था, जो ये प्राइमरी ट्यूमर है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, दैट मीन्स इट हैज कैपेबिलिटी टू गिव, अपने जो सेल्स हैं, जो ये मास ऑफ सेल्स हैं, ये बाहर जाके किसी दूसरे सेल्स को, दूसरे टिश्यूज को खराब कर सकता है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको ये बहुत टाइट, जैसे ये अंगूर गिरा है, कुछ मास ऑफ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये अंगूर नहीं गिर सकता, नॉट पॉसिबल, वो इतने टाइटली होल्ड करके रखते हैं। ऐसे ट्यूमर्स को हम बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर मीन्स कि वो स्प्रेड हो ही नहीं सकते, वो स्प्रेड नहीं होंगे, तो उसके अंदर कोई इतना डेंजरस नहीं है, ऑपरेशन कराओ, सर्जरी कराओ, पूरा गुच्छा का गुच्छा उठा के बाहर निकाल दो। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में दिक्कत ये होती है कि इधर से तो गुच्छा उठाया, लेकिन ये गुच्छा जो है सेल, मास ऑफ सेल्स, ये कहीं और जाके भी काम कर सकता है, कहीं और जाके भी डिवाइड कर सकता है। तो कहाँ कहाँ पकड़ोगे पूरी बॉडी के अंदर, कहाँ कहाँ पे पकड़ोगे, वो सबसे बड़ी दिक्कत आती है मैलिग्नेंट ट्यूमर में। एंड जब तक ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पता चलते हैं, तब तक बंदा जो है वो थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर पे होता है। मैलिग्नेंसी जो है वो बहुत लेटर स्टेज पे आती है, आपको पता भी नहीं चलता, देयर आर नो सिम्टम्स। सिम्टम्स
मैलिग्नेंसी के बाद शो होते हैं। मैलिग्नेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है, अच्छा खासा किडनी खराब हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि अरे ये तो प्रॉब्लम हो गया है। उससे पहले अगर प्राइमरी ट्यूमर है तो प्राइमरी ट्यूमर तो पता ही नहीं चलता कि आपकी बॉडी में प्राइमरी ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है। बेनाइन ट्यूमर, इफ यू आर लकी, तुम किसी डॉक्टर के पास गए, इलाज कराया, हो गया, मिल गया तुम्हें बेनाइन ट्यूमर, गलती से एमआरआई के अंदर स्कैन में आ गया कि हाँ जी पता चल गया, बिकॉज देर आर नो सिम्टम्स फॉर अ बेनाइन ट्यूमर। मैलिक जनरली नहीं मिलते, बट हाँ अगर वो किसी कॉम्प्लिकेटेड जगह में मास ऑफ सेल्स क्रिएट होंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो स्प्रेड नहीं किया है तो वो इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर वो सेल, जो वो मास ऑफ सेल, वो कहाँ कहाँ गया है, उसके जो टुकड़े हैं, पुर्जे हैं, वो सारे किधर किधर गए हैं, कहाँ ढूंढने बैठोगे पूरी ह्यूमन बॉडी में, कहाँ गया है वो, क्योंकि ऐसे एक एक करके तो सेल को निकाल नहीं सकते, इतने बड़े तो है नहीं कि हर एक कैंसर सेल को पकड़ पकड़ के निकालो, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं एज कम्पेयर टू अ बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, सर ये दोनों एक ही स्टेम सेल से प्रोड्यूस होते हैं, मतलब हाँ ये जो सेम है, यही मैलिग्नेंट सेल जो होते है हैं। वो यहाँ चले गए तो सेम सेल हुआ ना, सेल सेम है, जो सेल ये है वही सेल यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ ऑलरेडी ट्यूमर पहले से ही बन रहा था, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर पेशेंट के अंदर एक ही कैंसर होगा, उसके अंदर क्या पता पहले से ही कुछ यहाँ पे किडनी के ऊपर ऑलरेडी ग्रो कर रहा होगा, अब ये दोनों भाई मिल गए, भैया चलो हम गुल खिलाएंगे, वो चीज फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि ऑलरेडी कैंसर को कैंसर ने मदद कर दिया, तो वो और बहुत ज्यादा हैवी काइंड ऑफ चीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, न्यूरॉन्स में कुछ दिक्कत है, कैंसर सेल्स जो हैं आपके कहीं और से ब्रेन में चले गए, तो जो ऑलरेडी प्रॉब्लम थी वो और बड़ी हो गई, तो इट कैन क्रिएट अ इशू। लेकिन जो सेल्स गए हैं, जो ये प्राइमरी से यहाँ गया है, वो सेल सेम है, जो क्योंकि वो स्प्रेड हुए ना, अब जो स्प्रेड हुए तो स्प्रेडिंग तो सेम ही सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स सेम रहेंगे, सेल्स में कोई चेंज नहीं, बट वो धीरे 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 अपना काम जो है, अपना जो स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे वो काम करते हैं वो अडेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हार्ट के अंदर उनको ऑक्सीजन बहुत आराम से मिल रही है, तो वो ब्लड वेसल्स की जरूरत नहीं है इनको इतनी, क्योंकि हार्ट सेल्स है, ऑलरेडी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर सिमिलरली कहीं और चले गए, दूसरी जगह पे सपोज किडनी में चले गए, वहां पे भी ऑक्सीजन है, ब्लड सप्लाई है, बट इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हार्ट के टाइम, हार्ट की जगह पे थी। इसीलिए वो क्या करेंगे, दे विल अडेप्ट देमसेल्व्स, क्योंकि उनको मेजर, उनका काम क्या है, उनका मेन काम है कि मैं खाना लूं और मैं डिवाइड करूं, बस उनका यही काम है। आई नीड समथिंग टू ईट सो दैट आई कैन डिवाइड। अब वो खाना कैसे लेना है मुझे, वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, खाना चाहिए तो चाहिए, चाहे सामने वाले टिश्यू को मुझे मारना पड़े, खत्म करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं ग्रो करना है तो मुझे ग्रो करना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो कैंसर्स आर वेरी डिटरमाइंड, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर, कैंसर ऑप्टिमिस्टिक है, ओके। चल, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैसे बनेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो हैं वो ब्लड वेसल में जाके स्प्रेड कर जाएंगे और दिस विल लीड टू कैंसर। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मैलिग्नेंसी। जैसे ही मैलिग्नेंसी एस्टैब्लिश हो जाएगी, उस टाइम पे हम बोलेंगे कि हाँ जी भैया आपको कैंसर हो गया। अब कैंसर कौन सी स्टेज का, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज इज द लास्ट वन, फोर्थ बोलो या फिफ्थ बोलो, ठीक है, जनरली चार, फोर्थ स्टेज। ठीक है, तो जब मैलिग्नेंसी एस्टैब्लिश होती है, दैट मीन्स ये कैंसर सेल, ये अंगूर गिरा, ये इस अंगूर ने ब्लड वेसल में पहुंचा और ये किडनी के ऊपर बैठा, उस टाइम पे बोलते हैं मैलिग्नेंसी जो है वो एस्टैब्लिश हुई है। अब वो पता तो चलेगा नहीं, कौन बताएगा कि हाँ जी मैं आके बैठ गया, अटैच हो गया, कोई रिसेप्टर मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल तो है नहीं, अपने आप ही आया है, बिन बुलाए मेहमान। ठीक है, किसी ने बुलाया तो है नहीं, राइट। तो जैसे ही मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये मैलिग्नेंट सेल है, ये घूम के मैलिग्नेंट ट्यूमर बना रहा है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो ब्लड वेसल में जाके
डिफरेंट डिफरेंट। अब ऐसे नहीं कि सिर्फ किडनी के ऊपर ही जाएंगे, ये कहीं पे भी जा सकते हैं, इधर जाके इधर इधर इकट्ठे होने शुरू हो गए। अब 2 अंगूर 3 अंगूर गिरे, एक इधर गया एक इधर गया एक कहीं और गया, इट कैन हैपन एनीथिंग, कहीं पे भी जा सकते हैं। इतनी ब्लड वेसल तो हर जगह पे है, ईच एंड एवरी प्लेस। हर टिश्यू को ब्लड वेसल चाहिए, राइट, हर टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, हर जगह है ब्लड वेसल, तो वो कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं। बट देर इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड कि ये अगर ब्रेन से निकला है तो वो ट्यूमर यहीं जाएगा, वो सेल की प्रोपेंसिटी है कि वो यहीं जाएगा कुछ, क्योंकि एक काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न सा होता है उनके देखने का, मतलब उनके जो फंक्शनिंग है वो काइंड ऑफ सिमिलर सिमिलर सी है। तो एक काइंड ऑफ एक पैटर्न डेसिफर था, देखा गया है कि अगर स्टमक में से गया है तो वो यहाँ जाएगा, अगर ब्रेन में से कैंसर स्टार्ट हुआ है, प्राइमरी ट्यूमर जो है वो वहाँ है, तो वो बोन के पास जाएगा, बोन कैंसर होगा। तो एक काइंड ऑफ ट्रेंड है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन किसको कहाँ पे है। अब ऐसा जनरली है, इंडिया के अंदर ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है, जापान के अंदर स्टमक कैंसर ज़्यादा है, ठीक है, वो ऐसा क्यों? जापान वाले क्या सिगरेट विगरेट नहीं पीते क्या, जो उनको लंग कैंसर नहीं हो सकता? बट कैंसर सिगरेट पीने से जो लंग कैंसर होना है, वो लंग कैंसर की प्रोपेसिटी कम है एज कंपेयर टू स्टमक कैंसर। क्यों? क्योंकि जो लंग शुरू लंग से हुआ होगा मे बी, लेकिन वो लंग, क्योंकि पॉपुलेशन की इफेक्ट ऐसा है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट ऐसा है कि वो कैंसर जो वो लंग्स के अंदर जो शुरू हुआ वो स्टमक में जाके एफिशिएंट फंक्शन करेगा, ठीक है। जितना वो लंग्स में ग्रो कर रहा था वो लंग्स में उतना नहीं ग्रो करेगा जितना वो स्टमक में जाके ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो वो उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, जापान के अंदर अंदर रह रहे हैं, उनके अंदर उसकी एक एफिशिएंट सारा कुछ उनको मिल रहा है, राइट, जो वो खाना खाते हैं, जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, तो उस बेसिस पे इसी वजह से जो कैंसर है उनको जापान के अंदर स्टमक कैंसर ज्यादा है, इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर है, अमेरिका के अंदर कोलन कैंसर ज्यादा है। तो वो इस वजह से लाइफस्टाइल का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कैंसर की डिसीज की एस्टैब्लिशमेंट में, ठीक है। हाँ सर। ओके, अब ये कैसे हटे हैं? ये जो मैंने बताया कि ये प्राइमरी जो सेल्स हैं वो क्या कर रहा, वो उठ के नीचे चला गया, ब्लड वेसल में चला गया, ठीक है। तो बेजल लेयर से कुछ सेल्स सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। कुछ सेल्स जो हैं, अब ये सपोज बेजल लेयर है, ठीक है, अब इस बेजल लेयर से ये यहाँ पे इतने सारे मास क्रिएट हो गया, तो ये है तो सारा बेजल लेयर ही है, सारी बेजल लेयर ही, लेकिन कुछ सेल्स यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, और डिफरेंट जगह पे कैंसर को, ट्यूमर को, सेल्स को डिवाइड करने के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन इन सेल्स के पास डिवाइड करने के लिए दे शुड नीड समथिंग, राइट, इनको डिवाइड करने के लिए कुछ चाहिए, और वो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको ग्लूकोज चाहिए, जितना ग्लूकोज दे दो, क्योंकि बॉडी नॉर्मल बॉडी फंक्शन के अंदर सब कुछ क्या है? सब कुछ ग्लूकोज की फॉर्म में, कुछ भी खा लो एंड में क्या बनेगा? वो ग्लूकोज में मेटाबॉलिज्म होना है, ग्लाइकोलिसिस होना है, ठीक है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में सप्लाई चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सप्लाई है, अगर ये सेल यहाँ से कट ऑफ हो गया तो उसकी ब्लड सप्लाई जो है, क्योंकि ये तो टिश्यू है नॉर्मल, एक पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर सेल्स है, सेल को मतलब इस पर्टिकुलर टिश्यू को, जैसे हार्ट टिश्यू है, हार्ट टिश्यू को तो हार्ट रहने दो, ब्लड के साथ रिलेटेड है। सपोज आपका लंग्स है, ठीक है, लंग्स के ऊपर ब्लड वेसल्स आ रही हैं और वो उनको, पैनक्रियास ले लो, कुछ भी ले सकते हो, पैनक्रियास के ऊपर ब्लड वेसल्स आ रही हैं, वो उसको ऑक्सीजन, हर सेल को, हर पैनक्रियास के हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन ब्लड वेसल से आ रहा है। लेकिन अगर एक सेल पैनक्रियास से निकल जाए, अब इसको ऑक्सीजन कौन देगा? तो ये जो सेल है ये क्या करेगा? इट विल ट्राई टू फाइंड द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को बनाएगा, राइट। ब्लड वेस उस प्रोसेस को बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस। दैट मीन्स एक ट्यूमर सेल या मास ऑफ सेल्स मोर ऑक्सीजन सप्लाई लेने के लिए क्या करते हैं?
ब्लड वेसल्स क्रिएट करते हैं, नई ब्लड वेसल्स बनाते हैं। एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स को कुछ नहीं है, उनसे तो न्यूट्रिशन ले ही रहे हैं, ये और ब्लड वेसल्स बना रहे हैं। दे आर मेकिंग मोर ब्लड वेसल्स, दे आर मेकिंग मोर ब्लड वेसल्स। लेकिन जब तक ब्लड वेसल्स बन रही हैं तब तक तो ऑक्सीजन है नहीं, सेल को तो मर जाना चाहिए। इनिशियल स्टेज में कैंसर जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन के अंदर भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग, अब ब्लड वेसल तो है नहीं ऑक्सीजन लेने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। तो कैंसर जो है इनिशियल स्टेज में, cancers at initial stage can grow without oxygen, can grow without oxygen। और विदाउट ऑक्सीजन की स्टेट को हम क्या बोलते हैं? एनऑक्सिक कंडीशन। एनऑक्सिक, ऑक्सिक कंडीशन मींस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनऑक्सिक मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैंसर ग्रो कर जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसे ग्रो करेंगे? क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है बिना एब्सेंस? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो आपकी ईटीसी तो चलेगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन चाहिए होता है, राइट। देयर इज नो ऑप्शन। और कहां पे एटीपी प्रोड्यूस होता है, बता सकता है कोई? ऑक्सीजन नहीं है, एनऑक्सिक ग्लाइकोलाइसिस। कंडीशन है, ठीक है। तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की ईटीसी तो नहीं चलेगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन चाहिए होता है एट द एंड, लास्ट कॉम्प्लेक्स एटीपीएस, वाटर से ऑक्सीजन वो जो कन्वर्जन है, राइट, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो प्रोसेस तो होगा नहीं तो एटीपी बनेगा नहीं। तो किस स्टेप में पॉसिबल, कौन सी चीज ऐसी है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी वो ग्रो कर रहे हैं, तो उनको कुछ कहीं से न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो और कहां से मिल सकती है एटीपी एनर्जी उनको? सर ग्लाइकोलिसिस तो बहुत एनारोबिक कंडीशन में भी हो सकती है ना? यस एब्सोल्युटली। तो क्या हो रहा है? सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का इस्तेमाल करके, ग्लाइकोलिसिस का सिर्फ इस्तेमाल करके जो दो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ दो एटीपी बनते हैं, चार टोटल, ठीक है, चार बनते हैं, टोटल चार बनते हैं, जिसमें से दो तो फर्स्ट स्टेप में यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो नेट एटीपी जो गेन होता है वो टू एटीपी का गेन होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ठीक है ना, ध्यान है ना, हाँ सर। राइट। टोटल बनते चार हैं, लेकिन इनिशियली दो स्टेप, दो दो ऐसे स्टेप्स होते हैं स्टार्टिंग में जहां पे एटीपी का यूज होना होता है। तो नेट गेन जो एटीपी का होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर वो दो एटीपी का होता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो एटीपी बनाता है, नेट गेन ऑफ टू एटीपीज, ठीक है, नेट गेन ऑफ टू एटीपी। लेकिन अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करूं, जब ऑक्सीजन है, नॉर्मल सेल इन ऑक्सीजन, राइट, ये तो कैंसर सेल है, ठीक है, एक ग्लूकोज जो है वो दो एटीपी बनाता है। तो नॉर्मल सेल, सॉरी, ठीक है, अगर नॉर्मल सेल है तो एक ग्लूकोज, ध्यान रखना, दो एटीपी बनाएगा। नॉर्मल सेल इन ऑक्सीजन कंडीशन में कितने वो बना रहा है, कितने एटीपी बनते हैं नॉर्मल सेल में? नॉर्मल सेल में टोटल कितने एटीपी बनेंगे सारा कुछ मिला के, क्योंकि ऑक्सीजन है तो आपका ग्लाइकोलिसिस भी चल रहा है, 32 क्रेब्स साइकिल भी चल रहा है, ईटीसी भी चल रहा है। 32। सर 32 एटीपी। 32 32। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। 32 टू 36 वो अभी मैम ने भी पढ़ाया नहीं होगा, मैं लेट एज पर टेट शटल, वो मैम जब बताएंगी तब बताएंगे कि ये 36 कैसे आए, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते जाओ, पता हाँ चल सर। जाएगा। ओके, तो देयर आर चांसेस कि 32 से 36, जनरली 36 एटीपी हम काउंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी मैक्सिमम काउंट करते हैं 36, ठीक है। ओके, तो टोटल 36 एटीपी बनते हैं नॉर्मल सेल में। अब कैंसर सेल में ऑक्सीजन तो नहीं है, नो ऑक्सीजन, तो कितने एटीपी बनने के चांसेस हैं? दो,
सिर्फ ग्लाइकोलिसिस से ही बनेंगे, और तो कहीं से बनेंगे ही नहीं। ठीक है। सर हाँ जी। सर जो 2 एटीपी बन रही है कैंसर सेल में, उनको तो ज़्यादा एटीपी चाहिए ना, जो उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस तो हाँ ज़्यादा ज़्यादा चाहिए, एटीपी लेकिन है ना, है नहीं ना। एक सेल के पास कितने बन सकते हैं मैक्सिमम, अगर नॉर्मल कंडीशन में काउंट किया जाए, बिना ऑक्सीजन के अंदर एक ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 36 एटीपी बना सकता है। लेकिन कैंसर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, कैंसर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीसी नहीं होगी, टीसीए नहीं होगा, तो क्या बच गया, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस। दैट मीन्स एक ग्लूकोज 2 एटीपी देगा। लेकिन फिर भी कैंसर सेल साला इतना ज्यादा डिवाइड कर लेता है, ऐसा कैसा? यही तो क्वेश्चन है, बोलो भैया। सर जो कैंसर कैंसर सेल में सेल है वो 2 एटीपी बन रही है, नॉर्मल सेल में 36 एटीपी बन रही है, फिर भी कैंसर सेल्स इतनी फास्ट डिवाइड कर जाते हैं। एनर्जी नीड दोनों की सेम है, दोनों को चाहिए 36 ही, इसको भी 36 ही चाहिए डिवाइड ज्यादा काम करने के लिए, लेकिन दे कौन रहा है? बेचारे के पास सामान ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वो कैसे डिवाइड करे? उसके पास तो 2 ही एटीपी है, लेकिन चाहिए उसको 36 नॉर्मल की तरह, ताकि वो अच्छे खासे हटा कटा रहे, डिवाइड करे। तो क्या कर सकते हैं? कैंसर सेल फिर ऐसा क्या काम करता है ताकि वो 36 के आंकड़े को पहुंच पार कर जाए? सर वो नॉर्मल सेल की जो एटीपी यूज़ करता है। क्या चीज? सर वो नॉर्मल सेल की जो भी एटीपी होता है 36 उसको यूज़ करता है। उसको यूज करता है, और कुछ? कैसे, मतलब कैसे यूज कर रहा है? और यही एक टेक्निक है कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल सेल और कैंसर सेल। इसी से ही एक टेक्निक बनी है विच इज पीईटी, पेट स्कैन। ठीक है, जब भी कैंसर होता है, कैंसर की स्कैनिंग जो पता डिफरेंशिएशन जो चलता है वो किसके थ्रू पर चलता है? पेट स्कैन के थ्रू। पेट की फुल फॉर्म पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन, स्कैनिंग कुछ भी बोलो। ठीक है, तो पेट स्कैन होता है, तो वो ये इसी से ही काम हो रहा है। तो वो क्या होता है, तो ये होता है कि बिल्कुल सही बोला कि कैंसर सेल्स जो हैं वो बाकियों से, बगल से जो सेल्स हैं उनका ग्लूकोज छीन लेते हैं। ला भाई मेरे को दे ग्लूकोज, अपना ग्लूकोज मेरे को दे, गुंडागर्दी, खर्चा पानी निकालो, सारे के सारे टैक्स वसूलने के लिए आए हैं मोदी जी। ठीक है, तो कैंसर सेल्स क्या करते हैं, नॉर्मल सेल से या कहीं से भी उनको जहां से ग्लूकोज मिले, भैया तू ग्लूकोज दे दे मेरे को, क्योंकि देख भाई मेरे पास 2 ही एटीपी बन सकते हैं, ऑक्सीजन मेरे पास है नहीं, तो मैं ज्यादा ग्लूकोज खाऊंगा। कितना ग्लूकोज खाऊंगा कि मेरे पास 36 एटीपी बन जाए? 1 से 2 बन रहे हैं, 36 कब तक बनेंगे? जब तक मैं 18। हैं, हेलो, हाँ सर। कब तक बनेंगे? एक सेल में एक ग्लूकोज से 2 एटीपी बन रहे हैं, 36 एटीपी कितने ग्लूकोज खाने पे बनेंगे कैंसर के लिए? सर 18 ग्लूकोज से। 18, राइट। तो फॉर अ ट्यूमर सेल, उनको अपनी एनर्जी बचाने के लिए, अपनी एनर्जी लेने के लिए ये क्या करते हैं, कैंसर सेल्स जो हैं दे कंज्यूम, बड़ा बड़ा, दे कंज्यूम 16 to 18 times, 16 to 18 times more glucose। ये 16 से 18 गुना ज्यादा ग्लूकोज खाते हैं। क्यों? क्योंकि एटीपी तो 2 ही बन सकते हैं, तो भैया क्या कर लो, क्वांटिटी बढ़ा दो। एक रोटी से पेट नहीं भर रहा है, लेकिन मेरे को खानी 10 है। ठीक है, नॉर्मल 10 की क्वांटिटी है, लेकिन भाई ज्यादा खा लो फिर, काइंड ऑफ लॉजिक। तो ट्यूमर सेल्स अपनी एनर्जी नीड्स को कैसे पूरा करते हैं? 16 से 18 गुना ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करके। एंड ये ही टेक्निक का इस्तेमाल किया गया इन पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसके अंदर
जो सेल ज्यादा ग्लूकोज खा रहा है उसको बोल देते हैं कि भाई तू ट्यूमर सेल है। तू कौन है? तू ट्यूमर सेल है। तो इफ वी लोकेट दी सेल्स जो कि ज्यादा ग्लूकोज खा रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में ट्यूमर सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। एंड दैट इज डन थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। क्लियर? ये कैसे पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कैसे काम करता है वो बात करेंगे, ठीक है। Cancer cells हाँ सर। consume 16 to 18 times more glucose, ठीक है। हाँ जी बोलो। जो कैंसर सेल इनिशियल स्टेज में तो वो खुद मतलब बिना मतलब ब्लड वेसल में भी वो कंडीशन में मतलब डिफरेंशिएट करता रहता है, डिवाइड करता रहता है, तो वो क्यों चाहती है कि उसकी ब्लड वेसल बने? कब तक कितना ग्लूकोज खाएगा? बॉडी में ग्लूकोज ही खत्म हो जाएगा। कितना ग्लूकोज खाएगा, कब तक खाएगा? इतना ग्लूकोज बॉडी में होना भी तो चाहिए। कब तक खाता रहेगा? थोड़ा सा ध्यान भी रखना होता है अपनी वो, क्योंकि वो किस लिए है? वो कैंसर के लिए ही है। अगर वो सारा ग्लूकोज खत्म कर देगा, बॉडी जिंदा कैसे रहेगी? सेल जिंदा कैसे रहेंगे? नॉर्मल सेल ही नहीं काम करेगा। आपके हार्ट मसल के ऊपर ही सारा ग्लूकोज कैंसर ने ले लिया तो हार्ट बेचारा बंद हो जाएगा। हार्ट बंद हो गया तो पेशेंट ही मर गया। कैंसर जिंदा कैसे रहेगा? कैंसर ही मर जाएगा, फिर तो कैंसर ही खत्म। सर हम्म। सर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हमारा जो नॉर्मल सेल में जो भी एटीपी बन रहा है वो कैंसर सेल के पास नहीं जा सकता है, मतलब वही उसको। करना है, टारगेट तो वही है। कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बट एटीपी तो हर जगह है। किसी का एटीपी कहीं पे भी जा सकता है। एटीपी तो सिंपल सिंगल मॉलिक्यूल है, वो तो कहीं पे भी, उसको तो नहीं रोक सकते आप। ऐसा थोड़ा ना अब तुम कहो कि भैया मैं सिर्फ सांस लूं तो जो मेरी जहाँ मैं रहता हूँ वही उसी की हवा मेरे नाक में जाए। मैं बाहर जाऊं तो दिल्ली वाली हवा जो है वो मेरी नाक में नहीं जानी चाहिए। एयर तो एयर है भैया, अब कौन सी अंदर जाएगी कौन सी बाहर जाएगी तो कुछ नहीं कह सकते ना। एयर तो मिक्सचर है सब कुछ। दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि सिर्फ जहाँ मैं रहता हूँ वही वाली एयर अंदर जाए। मतलब मॉलिक्यूल पे ठप्पा लगाओ कि भाई हाँ तू यहाँ की है, तू हैदराबाद की है तो मैं तेरे अंदर जाऊंगा। अब मैं दिल्ली से हूँ बट आई एम प्रेजेंटली इन हैदराबाद, राइट। तो अब मेरा, मैं अपने मॉलिक्यूल्स को क्या बोलूँ कि भाई दिल्ली से आओ नाक में घुसो मेरे। वो स्पेसिफिकली इतना नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो सब जगह मिक्स्ड है। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली के अंदर हैदराबाद की एयर नहीं है, सब मिक्स है। एवरीथिंग इज, सारा कुछ मिक्सचर है। इसीलिए इफेक्ट हिमालय, बर्फ हिमालय पे पड़ रही होती है, ठंड जो है वो दिल्ली में लग रही होती है। सिंपल। बर्फबारी जम्मू कश्मीर में होती है, ठंड दिल्ली में पड़ रही होती है। सर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कैंसर सेल की जो फंक्शन होता है कि वो एटीपी को लेके यूज कर सके, उसको इनहिबिट कर दे। वही करते हैं, ड्रग सारी यही काम करती है मेजरली, कि हम इन्हीं को ही इनके न्यूट्रिशन को कट ऑफ कर दो, इनको भूखा मारो, बेचारे भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे। यही करते हैं, यही तो काम फिर करते हैं। कैंसर क्यों हैं? रिकवर नहीं होता है, तो फिर डेथ क्यों होती है? ये तो क्योंकि जब पता चलता है तो वो बहुत इतना टाइम हो गया होता है कि उसने नॉर्मल टिश्यू को इतना ज्यादा डैमेज कर दिया होता है कि उसको रिकवर करना इतना मुश्किल होता है। जब ये पता चलता है, जब दवाइयां शुरू होती हैं, अब ऐसा तो है नहीं एक गोली खाई कैंसर बंद, ट्यूमर ग्लूकोज लेना बंद कर देगा। वो 16 टाइम्स, 16 से 18 टाइम्स की जगह पे 15 टाइम कर देगा, और क्या होगा। फिर आपने दो, एक महीने और खाया तो अब वो 10 टाइम हो जाएगा, लेकिन 10 गुना फिर भी है ना। और ये खाली एक रीजन नहीं है कैंसर का, कैंसर जेनेटिक भी होता है। आपकी डीएनए में म्यूटेशन हो गया। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपकी P53 जीन है, ठीक है, मैंने बताया अब P53 जीन में म्यूटेशन है, सेल ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है,
उसको जरूरत ही नहीं है और ज्यादा ऑक्सीजन वगैरह लेने की। ऑक्सीजन तो तब लेना है जब एंजियोजेनेसिस हो गया है, मतलब एंजियोजेनेसिस नहीं है, जब ब्लड वेसल्स नहीं है। अगर एक बार ब्लड वेसल्स बन गई, एक सेल ने, इस सेल ने इतनी सारी ब्लड वेसल्स बना दी, कितनों को काटते बैठोगे? सब जगह से वो ऑक्सीजन ले रहा है और डिवाइड कर रहा है, प्रॉपर नॉर्मल सेल की तरह काम करता है सेल, पता भी नहीं चलता, छुपके से। वो नहीं होते इंडिया में बैठ के पाकिस्तान वो जो स्पाई वाले जो काम करते हैं, वो यही काम है। ये पाकिस्तान में जाके इंडिया के लिए काम करते हैं, ये पुट्ठा काम कर रहा है, बस स्पाई टाइप है। किसी ने भेजा है इसको, जा पूरी बॉडी का देख दाख कर और खत्म कर दे। सर ये अब जो वो टेक्निक होती है पीईटी, क्या वो चीज? क्या सर ये जो टेक्निक होती है, जो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी टेक्निक, वो क्या पहले मतलब पहले स्टेज में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि बॉडी में कैंसर हुआ है कि नहीं नहीं? कर सकता है, लेकिन अब मैं बैठा हूँ नॉर्मल, अब तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं पेट स्कैन कराने थोड़ा ना जाऊंगा जब तक मुझे कोई फीवर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। मुझे ख्वाब थोड़ा आएंगे कि मुझे कैंसर है। जब तक कोई मुझे सिम्टम नहीं आएगा, मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊंगा? डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करा कि नहीं बेटा आप पेट स्कैन करो? मेरे को बुखार हो रहा है 100 डिग्री का, डॉक्टर पेट स्कैन थोड़ा ना प्रिस्क्राइब करेगा कि नहीं जाओ पेट स्कैन करा कराओ। क्या कैंसर तो कभी भी हो सकता है, एनी टाइम। क्या पता आपकी बॉडी के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर एक म्यूटेशन हुआ। अब ये जो म्यूटेशन हुई है आपकी बॉडी के अंदर, म्यूटेशन हुआ, ये ए की जगह पे क्या आ गया? ये ए की जगह पे टी आ गया, P53 जीन में म्यूटेशन हो गई। अब क्या हो रहा है? ये ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पा रहा। P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि ए की जगह पे टी हो गया है। तो इसका इफेक्ट कब दिखेगा तुम्हें? इसका इफेक्ट दिखेगा, इस म्यूटेशन का जो इफेक्ट है ये कब दिखेगा? ये दिखेगा 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स। उससे पहले दिखेगा ही। आज मेरी बॉडी में म्यूटेशन होती है तो मुझे 20 साल बाद पता चलेगा, इफेक्ट दिखेगा, विजुअलाइज होगा मॉर्फोलॉजिकली कि हाँ भैया कुछ लग रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है। हार्ट अटैक की थोड़ा ना है कि ऑक्सीजन सेल, आपके हार्ट मसल सेल को ऑक्सीजन नहीं मिला, वो बंद कर गया, धक धक बंद, हार्ट अटैक आया। ये तो पता नहीं कब से चल रहा है, बचपन से। म्यूटेशन आपकी बचपन में हुई है, लेकिन आपको इफेक्ट, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ना स्मोकिंग है ना ड्रिंकिंग है, मतलब प्रॉपर लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, सब कुछ प्रॉपर, फ्रूट फ्रूट खाया, सब कुछ खाया, लेकिन उसके बाद भी उनको कैंसर हो गया। किस खुशी में भाई? कैसे हो गया? वो जीन के म्यूटेशन की वजह से है। आपने इनडायरेक्टली कोई केमिकल ले लिया जिस वजह से आपकी बॉडी में वो रिएक्शन कर गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी रीजन, इट कैन बी जेनेटिक, इट कैन बी एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आप थोड़े दिन अमेरिका घूमने गए हो, वापस आए हो तो तबीयत खराब थी, आपने आपने कुछ नहीं किया। अब अमेरिका के अंदर मिलता ही बर्गर है, मैं क्या करूं? लेकिन उनके बर्गर के अंदर कुछ ऐसा नॉर्मल है जो कि उनके लिए नॉर्मल है, आपके लिए वो कार्सिनोजेनिक होगा कि आपने वो चीज कंज्यूम की, आपकी बॉडी ने उसको रिएक्ट किया, जिस वजह से आपको दिक्कत हो गई। उनके लिए नॉर्मल है, वो खा रहे हैं, तुम्हारे लिए भी होना चाहिए नॉर्मल, जहर तो खिला नहीं रहे वो। लेकिन देयर आर थिंग्स जो कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए कैंसर साबित हो सकता है, दूसरी चीजों के लिए कैंसर नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनको लंग कैंसर नहीं होता है, नॉर्मल से भी डेथ, नॉर्मल डेथ भी हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी जो हमेशा सिगरेट पीता रहेगा, ड्रिंक करता रहेगा, उसको लिवर कैंसर या वो लंग कैंसर होएगा ही होएगा। इट्स नॉट नेसेसरी, इट इज टोटली अपॉन योर मेटाबॉलिज्म कि वो कैसा फंक्शन कर रहा है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन अगर वो म्यूटेशन की वजह से हुआ है तो भैया कोई नहीं बचा सकता। आप एक्सरे कराने जाते हो, राइट? कितने लोगों ने कितनी बार एक्सरे कराया अपनी पूरी लाइफ में अभी तक? कभी जिंदगी में एक्सरे कराया है? सबने ही कराया होगा आई गेस, एक ना एक बार तो सबने ही कराया होगा एक्सरे। एक्सरेज जो है आपकी डीएनए को सर। हार्म करती हैं, एक्सरेज आपके डीएनए को हार्म करती हैं, म्यूटेशन कॉज करती हैं। जब भी आप एक्सरे की मशीन के सामने होते हो,
MRI कराने जाते हो, कोई भी रेज वाला जो काम होता है, ठीक है, उन सब के अंदर, एक्स रेज के अंदर, किसी भी रेज के अंदर, ठीक है, जो काम हो रहा है वो सारा का सारा आपके डीएनए को खराब कर रहा है, म्यूटेशन कॉज कर रहा है आपके डीएनए के अंदर। लेकिन आपको पता क्यों नहीं चल रहा? इसीलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि वो सारी जो म्यूटेशंस हैं, वो सारी कौन सी म्यूटेशंस हैं? वो सारी म्यूटेशन न्यूट्रलाइजिंग म्यूटेशन है। दैट मीन्स वो ऐसी जगह पे हुई हैं, वो ऐसी म्यूटेशन ऐसी जगह पे हुई है जहां पे उनका कोई फंक्शन भी नहीं था। मतलब वो इंट्रॉन रीजन में म्यूटेशन हुई, एक्सॉन में म्यूटेशन नहीं, तो ना कोई प्रोटीन में खराबी आई, ना किसी फंक्शन में प्रॉब्लम आई, किसी चीज में दिक्कत नहीं, वो न्यूट्रलाइजिंग म्यूटेशन। लेकिन एक्सरे आपने कराया, कुछ और चीज दिक्कत हुई, वो म्यूटेशन हो गई। अब आपको तो पता ही नहीं है कि अंदर म्यूटेशन हुई है या नहीं हुई, आपको थोड़ा ना पता म्यूटेशन है। मैं सुबह धूप में जा रहा हूँ, मेरे ऊपर यूवी रेज पड़ी, मैं तो नॉर्मल जा रहा हूँ अपने कॉलेज, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कि हाँ यूवी, जैसे यूवी रेज पड़ी अंदर म्यूटेशन और मेरे को कैंसर, इतनी जल्दी थोड़ा ना होगा। तो इट विल टेक धीरे धीरे इफेक्ट, आगे धीरे धीरे टाइम लगाएगा वो चलने के अंदर, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, तो म्यूटेशंस आपकी बॉडी के अंदर एवरी सेकेंड कुछ ना कुछ म्यूटेशंस हो रही हैं। ये मैंने पहले भी बताया था सेल डिवीजन के टाइम पे कि डीएनए पॉलीमरेज खुद कभी कभार गलती कर देता है कॉपी करते टाइम डीएनए को। नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है उसमें भी गलतियां होती हैं। हर 1000 बेस पेयर पे 1 बेस पेयर जो है वो गलत होता है। हर 1000 बेस पेयर को वो कॉपी करेगा तो एक बेस पेयर की गलती जरूर करेगा। अगर वो जो गलती है वो बाय चांस p53 जीन में निकल जाए तो फिर क्या होगा? और p53 के एक्सॉन रीजन में ही हो जाए, जहां पे उसका फंक्शनल प्रोटीन बनता है जो कि सप्रेस करता है ट्यूमर को, उसी में ही हो जाए फिर। तो देयर आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस जिनका आंसर ही नहीं है कि ऐसा क्यों। कोई ऐसी बिल्कुल कोई भी डिसीज ऐसी नहीं है कि भैया ये इस वजह से हुई है, यही उसका कारण है, मेन सोल रिस्पॉन्सिबल यही चीज है, ऐसी कोई डिसीज नहीं है। हर चीज आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है, ईच एंड एवरी डिसीज। ठीक है, हर चीज आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है, आप कैसे जी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे सो रहे हो, आपका मेंटल स्टेट कैसा है, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। कितना बर्गर पिज्जा खा रहे हो, कितना जूस पी रहे हो, सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो लोग जूस ही पीते हैं उनको कैंसर नहीं होगा और जो बर्गर खाते हैं उनको कैंसर ही होगा। पिज्जा वालों को भी नहीं होता और बर्गर जो जूस पीते हैं उनको भी कैंसर हो जाता है, ऐसी कोई वो पाबंदी नहीं है। बट टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज द की टू क्योर एनी डिसऑर्डर इंक्लूडिंग कैंसर। टू प्रिवेंट नॉट क्योर, टू प्रिवेंट नॉट क्योर। तो आप किसी भी चीज को प्रिवेंट कर सकते हो, क्योर कैंसर का अभी तो कोई है नहीं। कैंसर को सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है, उसका क्योर नहीं है कोई भी। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट को मैंने दवाई दी उसका कैंसर ठीक हो गया तो वी कैन से कि हाँ जी ही हैज क्योर्ड ब्रेस्ट कैंसर, अगर उसको ब्रेस्ट कैंसर था। बट आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई अब तेरे को जिंदगी भर कैंसर ही नहीं होगा, तू क्योर हो गया है। 10 साल बाद फिर से वही बंदा आएगा कि भैया मेरे को ब्रेस्ट कैंसर फिर से हो गया है। ठीक है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। ऑल डिसीजेस आर इंक्लूडिंग कैंसर। कैंसर जो है वो थोड़ा घातक बीमारी है। क्यों घातक बीमारी है, क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? बिकॉज इट इज लिंक्ड विद एवरी डिसीज और एवरी टिश्यू इट एनकाउंटर्स। वो सेल जहां जहां पे जाएगा अपना छाप छोड़ के जाएगा। अगर वो लंग पे गया है तो अपना छाप छोड़ के जाएगा, किडनी पे गया है छाप छोड़, ब्रेन में गया है छाप छोड़ के जाएगा, जहां पे भी जाएगा छाप छोड़ के जाएगा। वो कहता है कि आओ पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, खुला चैलेंज डॉन, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे हम कैंसर को पकड़ सकें। देयर आर ट्रीटमेंट्स, बट वो सारी ट्रीटमेंट क्या होती हैं? वो सारी ट्रीटमेंट सेल डिवीजन को रोकने के लिए होती हैं।
कोई ऐसी दवाई नहीं बनी कि भाई मैं ये गोली खा लूं तो मेरे को कैंसर नहीं होगा। ऐसी कोई गोली नहीं बनी है और पता नहीं बनेगी भी या नहीं बनेगी। देयर इज नो मेडिसिन और अ ड्रग जिसको खाने से कैंसर नहीं होगा। यू कैन जस्ट प्रिवेंट कैंसर एंड इवन जो भी ड्रग्स हैं मार्केट में टिल डेट वो सारी की सारी कैंसर को सप्रेस करती हैं, खत्म नहीं करती हैं। खत्म अपने आप क्यों हो जाता है? क्योंकि जितना ट्यूमर का साइज है, ट्यूमर का साइज श्रिंक होना शुरू हो जाता है। बोलते हैं ना कि ट्यूमर इतना बड़ा था, अब कीमोथेरेपी ली है तो अब ये ट्यूमर का साइज छोटा हो गया। ट्यूमर का साइज छोटा होने का मतलब क्या है? कि सेल को मैंने मार दिया है, सेल डिवीजन नॉर्मल चल रही है, सेल डिवीजन नॉर्मल है, लेकिन मैंने कीमोथेरेपी से केमिकल्स का यूज करके कुछ सेल्स को मैंने मार दिया है फर्स्ट डोज में। सेकेंड कीमोथेरेपी में और कुछ सेल्स मर गए, थर्ड कीमोथेरेपी में और सेल कुछ मर गए। लेकिन कीमोथेरेपी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो देखती नहीं है कि भाई कौन सा हेल्दी सेल है कौन सा नॉर्मल सेल है, वो सबको उठा के मार देती है। जो जो सेल डिवाइड करता है वो सबको उठा के मार देती है कीमोथेरेपी। इसीलिए कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कीमोथेरेपी की वजह से कैंसर सेल्स के पेशेंट जनरली हेयर लॉस क्यों होता है? कैंसर सेल्स के पेशेंट में हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। गंजे होते हैं ना जनरली, आपने देखा होगा हर कैंसर पेशेंट को बाल हटवा लेता है वो। क्यों? क्योंकि हेयर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके हेयर सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं, एक्सेस सेल डिवीजन है वहाँ पे, सेल डिवीजन है वहाँ पे अच्छी खासी, ठीक है। इस वजह से कीमोथेरेपी के टाइम पे आपका जो कीमोथेरेपी में हम केमिकल देते हैं वो सेल्स को, हेयर सेल्स को, हेयर फॉलिकल्स पे जाके अटैक करता है और उनको वीक कर देता है, उनको डेड कर देता है, जिस वजह से हेयर लॉस होने शुरू हो जाते हैं। तो कीमोथेरेपी का एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। वो ना नॉर्मल सेल देखता है ना कुछ छोड़ देता है। हाँ जी भैया, तू डिवाइड कर रहा है, गोली से उड़ा दिया। तू डिवाइड कर रहा है, ओके तू भी उड़ जा। कोई जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, मेरे सामने जो डिवाइड करेगा मैं उसको उड़ा देगा। तो इट्स लाइक दैट। तो कैंसर जो है वो बहुत एक ऑन दी होल एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके अंदर सारा कुछ खराब हो जाता है। मेटाबॉलिज्म खराब, राइट, आपका नॉर्मल हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, सांस लेने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेनी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिंक हो जाती हैं कैंसर की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इट इज़ काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट टू क्योर इट। क्यों? क्योंकि एक चीज़ को तो आप बचा सकते हो, हाँ जी ठीक है भैया ये इतनी सी रीजन खराब है, इसीलिए बेनाइन ट्यूमर इतना खराब, इतना नुकसानदायक, डेंजरस नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हाँ जी भैया ट्यूमर यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है, मेरे को यहाँ से मैं ट्यूमर को हटा दूंगा, इस मास ऑफ सेल्स को हटा दूंगा तो बंदा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वही कैंसर सेल, वही ट्यूमर हर जगह पे फैले जा रहा है, उसने ऑलरेडी आधी बॉडी को नुकसान पहुंचा दिया है, तो किसको बचाऊं मैं ट्यूमर को बचाऊं, किडनी को बचाऊं, लंग्स को बचाऊं, ब्रेन को बचाऊं, किसको बचाऊं? किसी न किसी कारण की वजह से बंदे की डेथ होनी ही है अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। बट देयर आर ऑलवेज एन एक्सेप्शनल केसेस, इट्स नॉट ऑलवेज कि भैया जो बंदा कैंसर स्टेज 4 पे पहुंच गया उसका कैंसर ठीक नहीं होगा। देयर आर मेडिसिन जो कि अच्छा खासा काम करती हैं, बट इट इज नॉट अ क्योर, इट इज प्रिवेंशन। आपने एक बारी कैंसर को आके रोक दिया है, लेकिन वो कैंसर फिर से आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार म्यूटेशन हो गई P53 में तो उसके बाद जिंदगी भर म्यूटेशन नहीं होगी, वो कभी भी हो सकती है। एक बार होगी, दो बार होगी, पहले ए बेस पर में चेंज हुआ था, अब उसके बाद जी में चेंज हो गया, जी सी था, जी की जगह पे सी हो गया, इस जगह पे जी की जगह पे सी हो गया, इसमें ए की जगह पे। फर्स्ट टाइम में पहले 10 साल में जब बच्चा था तब ये म्यूटेशन थी, 15 साल में देखा गया कि भैया बंदे को ट्यूमर श्यूमर डेवलप हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में निकलवा लिया, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। फिर 15-20 साल बाद जब बच्चा बेचारा 50 साल का था, 50 ईयर्स का, तब एक और म्यूटेशन हो गई, ये जी की जगह पे सी हो गया, एक्सॉन रीजन, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट। 60 ईयर्स के अंदर उसने देखा कि भैया मेरे को तो फिर से वहीं सेम जगह पे दिक्कत हो रही है जिस जगह से ट्यूमर निकाला था।
तो ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं। तो इट्स नॉट ऑलवेज, तो दवाइयाँ सिर्फ क्या कर रही हैं, दवाइयाँ सिर्फ चीज़ों को प्रिवेंट कर रही हैं, डिले कर रही हैं कि अभी नहीं हुआ तो चलो भैया थोड़ा 10 साल और सही, 12 साल और। ऑल दी ड्रग्स, कैंसर ड्रग्स, सब के सब क्या कर रही हैं, दे आर इंक्रीजिंग योर लाइफ, शेल्फ लाइफ बढ़ा रही है आपकी, आपके वो जिंदा रहने के लिए वो करवा रही है, लेकिन ठीक कोई नहीं कर रही। दे आर नॉट ट्रीटिंग यू, दे आर प्रिवेंटिंग द डिसीज टू अकर, दे आर नॉट क्योरिंग इट। ठीक है, और कुछ? सर सर हाँ जी। सर अगर हम अपने जो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर देंगे तो वो कैंसर सेल्स को सेल डेथ की जैसे होता है, मरवा हाँ जी सकता है। होते हैं। कैंसर सेल, इम्यून सिस्टम कैंसर के लिए भी काम करता है। तो इस प्रोसेस से हम तो कैंसर को क्योर करवा सकते हैं हाँ, कि ऐसे। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट सारे इम्यून सेल्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे ना उस पर्टिकुलर चीज के लिए। इम्यून जो सेल्स काम करते हैं। आपकी बॉडी में फीवर आता है, क्यों फीवर आता है? कोरोना वायरस इन्फेक्ट हो गया तो फीवर आ जाता है, कैंसर होगा तो फीवर नहीं आएगा। हर बीमारी के अंदर कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो होते हैं, और वो किसकी वजह से शो हो रहे हैं? वो शो हो रहे हैं आपकी एंटीबॉडीज की वजह से, आपके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, मास्ट सेल, बेसोफिल्स, एसिनोफिल, डब्ल्यूबीसीज, जो भी सारे सेल्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपका पूरा का पूरा जो काम करता है, डेंड्रेटिक सेल्स, सारे के सारे मैक्रोफेजेस, सब काम करते हैं, लेकिन कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, नॉट इवन ह्यूमन बॉडी। हर चीज कुछ ना कुछ एरर करती है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो कैंसर सेल्स, जो इम्यून सिस्टम है आपका, वो खुद कैंसर सेल्स को खत्म करने की कोशिश करता है, तो जितना वो खत्म कर सकता है वो उतना खत्म कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भैया वो खुद ही इतनी तेज बढ़े जा रहे हैं, क्या कर सकता है कोई बेचारा इम्यून सिस्टम भी क्या करेगा, ओवरडोज थोड़ा ना कर देगा। बिकॉज अगर आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा किसी भी क्वांटिटी बढ़ गई, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज हाई क्वांटिटी में बननी शुरू हो जाएंगी, आपका ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या हो जाएगा, ब्लड जो है वो थिक हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक चीज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, हाईएस्ट, इतनी ज्यादा कर दिया तो आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ब्लड क्लॉट होगा तो आप वैसे ही मर जाओगे। तो उसको हर चीज को बैलेंस में चल के लेके रखना है कि मेरे से भैया मैं अपना 100% काम करूंगा, जितना मेरे से हो रहा है मेरे से हो रहा है। अब बाकी बंदा मर रहा है नहीं मर रहा, मैं कुछ नहीं कर, सेल्स मर रहे हैं नहीं मर रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे से जितना हो रहा है, इम्यून सेल्स अपनी तरफ से 100% देते हैं कि हाँ जी भैया, हम अपनी तरफ से सारे केमिकल्स बनाएंगे, सारे ट्रीटमेंट की तरीके से जो हम करना चाहते हैं हम वो करेंगे। दवाइयां क्यों खाते हैं? दवाइयां उस इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए खाते हैं कि भैया हम, अब मैं दवाई खा रहा हूं, अब उस दवाई में क्या है, वो एक केमिकल है, राइट? हर दवाई एक केमिकल है। वो दवाई मेरी बॉडी के अंदर गई, उसने किसी किसी सेल्स को बोला कि भाई तुम फटाफट से और कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस हो और जाओ। लेकिन हर दवाई आपको बोलते हैं ना कि हाँ जी भैया ये 6 घंटे बाद खानी है, ये सुबह खानी है, दोपहर को खानी है, फिक्स टाइम है। तीनों की तीनों गोलियां 10 एक ही बारी में खा लो, पूरे दिन में 2-3 गोली खानी है, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। 3-3 करके क्यों खानी है? तीनों की तीनों एक ही बार खा लो, इम्यून सिस्टम ज्यादा चल जाएगा। एक ही बारी में सब खत्म, एक ही बारी में सब नहीं खत्म, तुम खुद खत्म हो जाओगे। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन अगर एक्सेस में कर दी जाए तो वो कार्सिनोजेनिक काइंड ऑफ क्रिएट हो सकती है, उसका इम्पैक्ट जो है आपकी बॉडी में उल्टा पड़ जाएगा, जो कि खराब करने के लिए ज्यादा हो जाएगा, मतलब ठीक करने के बजाय वो उल्टा ही हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो इम्यून सेल्स अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, और ये पूरी एंटायर फील्ड है इम्यूनो कैंसर इम्यूनोबायोलॉजी, एक पूरी तरह से फील्ड है। इम्यूनोथेरेपी, आजकल इम्यूनोथेरेपी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, जिसके अंदर इम्यून सिस्टम को फोर्स किया जाता है कि भाई आप इन सेल्स को पिकअप कर करके मारो।
आपको ऐसी चीजें दी जाती हैं, ड्रग्स वगैरह दिए जाते हैं, केमिकल्स दिए जाते हैं जो कि इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं कि भैया तुम पहले इतना काम कर रहे थे, तुम 100% काम करते, अब तुम 150% काम करो लेकिन इसको मारो। तो दैट इज गोइंग ऑन। इम्यून सेल्स तो काम कर ही रहे हैं, बिना अगर इम्यून सेल्स काम नहीं करेंगे तो उसी टाइम ही मर जाओगे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, इम्यून सर सेल्स की रीजन की वजह से ही थोड़ा बहुत डिले नेचुरली आता है। अगर वो इम्यून सेल्स भी काम नहीं करेंगे तो वो नेचुरल डिले भी खत्म हो जाएगा, फिर वो 20 साल की जो लिमिट है वो 5 साल हो जाएगी सिर्फ। हम्म। और इम्यून सेल्स में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो जो सेल्स है, एक सेकंड, इम्यून सेल्स के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि इम्यून सेल को ये लगता है कि भाई ये तो अपना सेल है, ज्यादा खा रहा है तो खाने दो, कोई बात नहीं, अपना ही तो है, मम्मी जैसा बिहेवियर होता है, मेरा बच्चा है कोई बात नहीं, गलती कर दी है हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। इम्यून सेल ऐसे ट्रीट करता है, मम्मी की तरह, पापा की तरह नहीं, मम्मी की तरह। इम्यून सेल्स ऐसे काम करते हैं, उनको लगता है तो क्योंकि इम्यून सेल्स जनरली फंक्शन करते हैं आपके फॉरेन एंटीजन के ऊपर, जनरली ये जितने भी आपने पढ़े होंगे कि एंटीबॉडीज कब रिलीज होती हैं, जब कोई फॉरेन एंटीजन आपकी बॉडी में आता है तब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। कोरोना वायरस आपका खुद का नहीं है, वो बाहर से आया है, लेकिन जो कैंसर आपकी बॉडी के अंदर बन रहा है वो तो आपका खुद का है, वो तो आप ही के सेल्स हैं, सब कुछ आप ही का है, राइट, वो तो सब कुछ आप ही का है। तो इम्यून सेल्स को कैसे पता चलेगा कि भाई तेरे को मारने का नहीं मारने का? उसके ऊपर जितने भी रिसेप्टर लगे हैं वो उसके खुद के हैं, जो भी रिकॉग्निशन होनी है वो सेल सेल की अपनी खुद की है, कुछ भी उसमें फॉरेन नहीं है। तो इम्यून सेल्स को वो सेल्फ मॉलिक्यूल्स लगते हैं, हालांकि वो ग्रो ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इम्यून सेल्स सेल डिवीजन को कंट्रोल इनडायरेक्टली वे में करता है, डायरेक्ट वे में कंट्रोल सेल डिवीजन का उससे नहीं है। इसीलिए इम्यूनोलॉजी जो आपका इम्यून सिस्टम जो काम करता है वो काइंड ऑफ काम 100% कर रहा है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको बताने के लिए कोई होना तो चाहिए ना कि नहीं भाई ये खराब ही कर रहा है, इसको मार ही दे। उसको नहीं पता कि जो अपना खुद का सेल है वही मेरे को खराब कर रहा है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स हो गए जो आपके इम्यून सिस्टम को धोखा देके खुद डिसीज बन गए, राइट। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आपके खुद के सेल्फ सेल्स आपके नॉर्मल टिश्यू के फंक्शन को डिस्ट्रॉय करते हैं, दैट इज ऑटो इम्यून डिसीज, राइट। तो वो भी हो रही है, इम्यून सेल रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। तो हर चीज की अपनी अपनी लिमिटेशन है, मैंने वही बोला, हर कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और कुछ? सर सर हाँ जी। सर जो वायरल डिजीज होता है तो हम्म उनके लिए तो वैक्सीन नहीं होते पूरा क्योर करने के लिए, जो भी वायरल डिजीज होता है, हम्म ऐसा क्यों? ओके, तो कोरोना की वैक्सीन कैसे बना दी? ऐसा नहीं, ऐसा क्यों होता है कि जो वायरल डिजीज है उसको पूरा खत्म करने के लिए कोई वैक्सीन ही नहीं है, सिर्फ उसको सप्रेस ही कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि वायरस जो है वो म्यूटेट हो जाता है बहुत जल्दी। वायरस का जो, अब वायरस के अंदर डीएनए पॉलीमरेज तो है नहीं ना, वायरस का जो जीनोम है वो आरएनए होता है जनरली। डीएनए भी कुछ कुछ वायरस जो है वो डीएनए वायरस भी होते हैं, बट जनरली मेजर जितने भी वायरस है 90% वो सब आरएनए जीनोम है। अब आरएनए जो है वो लेस स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाता है। तो आपने अगर वैक्सीन बनाई है वो इस सीक्वेंस के लिए बनाई है, आपने जो वैक्सीन बनाई है वो इस सीक्वेंस के लिए बनाई है, ठीक है। लेकिन अब हर सेल के अंदर, अब 130 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया इंडिया की बात कर रहे हैं,
130 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। हर वायरस की जो सीक्वेंस है वो यही होगी, कोरोना की हर वायरस की सीक्वेंस ये होगी। आपको पता है कि ये mRNA है, ये RNA जीनोम है, नॉट mRNA, ये RNA जीनोम है और ये हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। हर 130 करोड़ में यही सीक्वेंस होगी? नो सर। बिल्कुल भी नहीं होगी, नॉट चांस, नो, नॉट इवन पॉसिबल, राइट। तो आप वैक्सीन को जनरलाइज नहीं कर सकते कि हाँ जी भैया ये वैक्सीन मैंने बना दिया वायरस के लिए स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि वो हर थोड़े टाइम में म्यूटेट हो जाता है। अब यूके के अंदर वो न्यू कोरोना वायरस का वो स्ट्रेन आया था, वो कहाँ से स्ट्रेन आ गया? अपने आप थोड़ा ना पैदा हो गया, इसी से ही कुछ म्यूटेशन हो गया, ये ए और टी बेस पेयर में कुछ चेंज हो गया, ये सीक्वेंस सेम है, ये सीक्वेंस सेम है, बट यहाँ टी और ए हो गया, ऑपोजिट हो गया। लेकिन ये क्या देखा गया कि इस स्ट्रेन का, ये स्ट्रेन 1, ये स्ट्रेन 2, इस स्ट्रेन से जो प्रोटीन बनना था वो और स्ट्रांग हो गया, जिस वजह से कोरोना वायरस को और ज्यादा शक्ति मिल गई कि वो और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं यूके स्ट्रेन जो है वो ज्यादा खतरनाक है। तो वो आया कहां से? वो इसी से ही बना है, इसी से ही बना है। नाउ देयर आर चांसेस कि इससे कुछ और बन जाए, फिर वो इनएक्टिव ही हो जाए, क्या पता कुछ ऐसी चीज बन जाए, ये टीटी हो जाए दोनों के अंदर, क्या पता इसके इस टीटी की वजह से कोरोना वायरस वो हो जाए, इनएक्टिवेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो रैंडम है ना, सारा म्यूटेशन रैंडम इवेंट है। तो अब इन्हीं स्ट्रेन्स की वजह से, इन्हीं स्ट्रेन्स की वजह से वायरसेस की वैक्सीनेशन जो हैं वो बिल्कुल काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि हर थोड़े टाइम में वायरस म्यूटेट हो जाता है। मेरी बॉडी के अंदर अगर वायरस आया, ठीक है, तो वो रेप्लिकेट कर रहा है, एक वायरस तो है नहीं, मिलियन ट्रिलियन वायरस है, कॉन्सेंट्रेशन ना। सर की क्लास है सर, अच्छा, अभी लेट हो गया, 7:30। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। तो अब जैसे मेरे अंदर जो वायरस है वो बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन में, अब इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, इवन मेरे अंदर मेरी एक पूरी बॉडी के अंदर सेम स्ट्रेन के वायरस नहीं है, अलग अलग है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिमिलर है। अब यहाँ पे ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, अगर मैंने म्यूटेशन इसके अंदर हुआ है, लेकिन मैंने वैक्सीन बनाई इसके लिए, जो मैंने वैक्सीन बनाई है वो इसके लिए, वो सब में सेम है, उसमें कहीं म्यूटेशन नहीं हुआ। तो ये जो वैक्सीन है जो स्ट्रेन 1 पे काम कर रही थी वो इस पे भी करेगी और इस पे भी करेगी। लेकिन अगर मेरी वैक्सीन इसके ऊपर थी तो वो सिर्फ इसी पे काम करेगी, इस पे नहीं करेगी, इस पे भी नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए वैक्सीनेशन वायरसेस के केस में कम चलती है, ज्यादा नहीं चलती। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। डन। हाँ सर। चलो अब तुम मोहम्मद सर की क्लास को ज्वाइन करो, लेट हो जाएगा नहीं तो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो भी कुछ पूछना है किसी ने। ठीक है, ओके, बाय हाँ बाय। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक गुड यू, नाइट सर। बाय बाय जी, गुड नाइट।